हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 12 का ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का। आज हम चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जो पूछने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। और इस सेशन से आपको बाहर एक भी बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का इस सेशन का आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। ये एक क्वेश्चन आपको दो तरीका से पूछा जाता है कि फ्रेडरिक जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए या कुमारी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर कि सामाजिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें मानव और प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। जैसे कि प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन के साथ मानव का क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, तो उस पर हम फसल बोते हैं, मिट्टी से हम लोग घर बनाते हैं, ईंट पकाकर घर बनाते हैं, तो उनके बीच क्या संबंध है, उन्हीं को अध्ययन करते हैं ना, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल किसे कहा जाता है। चलिए फ्रेडरिक जेल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा देख लेते हैं। फ्रेडरिक जेल को न मानव भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसको भी आपको याद रख लेना है। चलिए मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किनके द्वारा फ्रेडरिक जेल के अनुसार मानव भूगोल को न परिभाषित किया गया है कि मानव भूगोल मानव समाज यानी कि मानव के समाज तथा धरातल के बीच, धरातल पर यानी कि पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है ना, उसके साथ मानव का क्या संबंध है, उन्हीं का संश्लेषित अध्ययन कौन मानव भूगोल है। चलिए फिर आपको कुमारी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव उससे कहा जाता है जो मानव निरंतरन कुछ न कुछ प्राकृतिक में परिवर्तन करते ही रहता है, उसे क्रियाशील मानव कहा जाता है। और अस्थायी पृथ्वी भी ना स्थिर नहीं रहता, वो अपना ध्रुव पर हमेशा चक्कर लगाते ही रहता है, जिसके कारण हमें सुबह शाम होता है। जो मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उसमें प्राकृतिक में न परिवर्तन आता है, तो उन्हीं के मानव क्रियाशील और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशीलों का संबंध का अध्ययन है। किसका कहना है? कुमारी एलन सैंपल के अनुसार ये मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है। इसको भी आपको याद रख लेना है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि मानव भूगोल को कुमारी एलन सैंपल के अनुसार परिभाषित कीजिए, तो आपको ये वाला लिख देना है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशीलों का संबंध का अध्ययन है। इसको आपको याद रखना। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र के नाम लिखे कि जिससे ना हमारे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है या गति मिलता है, जिससे गरीबी कमता है। जैसे में कि आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र के दो नाम लिखित है। एक है कृषि भूगोल, अगर हम कृषि करते जो भी फसल उगाते हैं तो उसको बेचते हैं, उससे हमें क्या पैसा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे गरीबी मिटता है। तो क्या आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र हुआ। फिर दूसरा संसाधन भूगोल, किसी भी देश को न विकास करने में सबसे ज्यादा संसाधन भूगोल का ही यानी कि संसाधन का ही विकास करने में न महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होता है वो देश का होता है। किसी भी देश में हो उसका पूर्ण तरीके से निर्माण कर सकता है। जैसे कि पृथ्वी से अंदर से हमें मैग्नीज मिलता है, लोहा मिलता है, इन सब पेट्रोलियम मिलता है, तो किस प्राकृतिक संसाधन है ना, तो वही है प्राकृतिक संसाधन। यानी कि संसाधन भूगोल में आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आपको उद्योग भूगोल में ना जो फैक्ट्रिक उटिक लगाया जाता है उसके बारे में, और उस फैक्ट्रिक में जो वर्कर काम करता है उनसे उसको पैसा मिलता है, तो क्या उनका आर्थिक स्थिति सुधार होता है कि नहीं। तो ये भी एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। फिर पर्यटन भूगोल, जो पर्यटन लोग आते हैं घूमने उससे आय की प्राप्ति होती है। कैसे कि जो भी पर्यटन आते तो वहाँ पर रहता है, खाना पीना करता है, जिससे आपको वहाँ के निवासियों को पैसा मिलता है और उनका आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। तो यह भी आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। विपणन भूगोल भी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भूगोल भी एक आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। यानी कि जिससे कि हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है उसे आर्थिक भूगोल का
उपक्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि हो गया, संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल, और 6 में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। आपको एग्जाम में 2 पूछे तो आपको 2 ही लिखना है। हम यहाँ पर आपको 6 लिख कर लाए हैं, इसीलिए कि आपको 6 में से कोई ना कोई 2-4 याद हो जाए। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववाद क्या है, यानी कि संभववाद क्या है। तो व्हाट इज पॉसिबिलिज्म। संभववाद एक विचारधारा है, इस विचारधारा का प्रतिपादक रूसियन फेवरे। संभववाद क्या है, एक विचारधारा है, और इस विचारधारा का प्रतिपादक कौन है, रूसियन फेवरे। रूसियन फेवरे कहाँ का रहने वाले व्यक्ति थे, फ्रांस का भूगोलवेत्ता थे। इस विचारधारा के अंतर्गत मानव को प्राकृतिक संसाधनों में बदलाव करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाता है। जो संभववाद विचारधारा है ना, इसमें जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है ना, उसमें आप स्वतंत्र रूप से ना बदलाव कर सकते हैं। मानव अपने अनुसार प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम कोई भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोलियम, क्या नीचे में है, कोयला है, तो क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम लोग उसको निकाल पाते हैं अंदर से। तो वही है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं और प्रकृतिक पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। और अभी है ना, मानव प्रकृतिक पर ही नियंत्रण बनाए रखता है। इस विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। जो संभववाद विचारधारा है ना, इसमें किस मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये जो विचारधारा है ना, ये विचारधारा संभववाद विचारधारा, ये प्रकृति का मानवीयकरण की ओर संकेत करता है। यानी कि प्रकृति का मानवीयकरण की ओर संकेत करता है, जिसमें मानव ना प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण करता है और प्रकृति के अपने अनुसार चलाता है। उसे प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव को सारी क्रियाकलाप जो प्रकृति पर निर्भर होता है उसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर, इसका मतलब यह है कि जब प्राचीन काल यानी आदि मानव काल में न प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। आज से लाखों साल पहले जब आदि मानव रहते थे, जो लोग जंगल में रहते थे ना, उनके समय में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण आदि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था। ये वो लोग ना प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से निर्भर था। जैसे कि बारिश होगी तो खेती होगा, ये किस पर निर्भर है, प्रकृति पर है। प्रकृति फल देगा तो भोजन होगा, यानी कि अगर प्रकृति नहीं फल देगा तो वो लोग भोजन नहीं करेगा। हवा बहेगा तो गर्मी से राहत मिलेगा। ये अभी ऐसा नहीं है, अभी हवा नहीं बहता है तभी हम लोग पंखा, एसी, कूलर का इस्तेमाल करते हैं किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन आदि मानव के काल में टेक्नोलॉजी का विकास ही नहीं हुआ था। इसी प्रक्रिया को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। इसका एक लाइन में आंसर बोलूं तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब यह होता है कि मानव का वो सारी क्रियाकलाप जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है उसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बतलाइए। यानी कि मानव भूगोल के नाम कुछ शाखा के नाम बतलाए। जैसे कि भूगोल के 2 शाखा होता है, भौतिक भूगोल होता है और मानव भूगोल होता है। उसी प्रकार न मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र यानी कि उनके कुछ शाखाओं के नाम बतलाइए। तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित या शाखा के नाम निम्नलिखित है। एक में है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम क्या समाज के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन सा समाज, कौन व्यक्ति कैसा, उनका रहन सहन, खान पान के बारे में, किस में सामाजिक भूगोल के बारे में जानते हैं। राजनीतिक भूगोल जिसका 2 उपक्षेत्र होता है, एक निर्वाचन भूगोल और एक सैन्य भूगोल होता है। राजनीतिक भूगोल के बारे में हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। और आर्थिक भूगोल के बारे में हमें क्या, लोगों का आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ाया जाता है। और नगरीय भूगोल जिसमें कि नगरी के किन किन भागों में विभाजित किया जाता है, शहरीय, ग्रामीण, नगरीय, इन सबको नगरीय भूगोल में पढ़ाया जाता है। और चिकित्सा भूगोल इस सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र माना जाता है और उसका भी उपक्षेत्र है। फिर आपका सैन्य भूगोल जो बॉर्डर पर सुरक्षा करता है उनके बारे में किस में, सैन्य भूगोल में पढ़ाया जाता है। फिर आपका है जनसंख्या भूगोल, फिर औद्योगिकी भूगोल, फिर कृषि भूगोल और लिंग भूगोल। तो ये मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र का नाम था। आपको याद रख लेना, एक सामाजिक भूगोल, एक राजनीतिक, एक आर्थिक भूगोल, एक नगरीय भूगोल, एक चिकित्सा
चिकित्सा भूगोल है, एक सैन्य भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आपको औद्योगिकी भूगोल और कृषि भूगोल और लिंग भूगोल। आपको वहाँ पर 2 से 4 लिख देना, तब पर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। यह एक विचारधारा यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या एक विचारधारा जिसको नियतिवाद विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजुल को माना जाता है। ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है ना, उसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजुल के। इन्हीं को न मानव भूगोल का पिता या जनक माना जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा है ना, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि मानव है न प्रकृति में कुछ नहीं बदलाव कर सकता, यानी कि मानव न प्रकृति में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता है, बल्कि मानव के सभी क्रियाकलाप पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहेगा। जो पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा है न, उसमें ये कहा जाता है कि मानव का वो सारी क्रियाकलाप जो प्रकृति पर ही न पूर्ण रूप से निर्भर रहेगा, यानी कि जो करेगा वो प्रकृति ही, उसमें मानव कुछ नहीं कर सकता। या अगर मानव न उसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर गर्मी है तो गर्मी में ही मानव को रहना है, एग्जाम्पल है। अगर ठंडी है तो मानव को ठंडी में ही रहना है, यानी कि मानव न प्रकृति में कुछ नहीं कर सकता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा का यह मानना है। इस विचारधारा में न प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि जो करेगा वो प्रकृति ही करता है। इस विचारधारा में क्या प्रकृति में कुछ कोई रूप से न बदलाव कर सकते हैं। यह विचारधारा मानव के प्रकृतिकरण की ओर संकेत करता है। जो पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा किसके? मानव का प्रकृतिकरण की ओर संकेत करता है। मानव का प्रकृतिकरण में क्या होता है कि मानव का वो सारी क्रियाकलाप जो पूर्ण रूप से किस पर? प्रकृति पर निर्भर और उस पर प्रकृति ही नियंत्रण बनाए रखता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक भूगोल के कोई 2 उपक्षेत्र के नाम लिखिए, यानी कि भूगोल का क्षेत्र कौन है? एक सामाजिक भूगोल है, और सामाजिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम लिखिए। सामाजिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। ऑप्शन ए में व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल में आपको क्या पढ़ाया जाता है कि एक मनुष्य न दूसरे जाति धर्म के बारे में वो कैसा व्यवहार करता है, वह कैसा उनके प्रति वो व्यवहार के बारे में सोचता है, कैसा व्यवहार करता है, इनके बारे में किस में? व्यवहारवादी भूगोल में पढ़ाया जाता है। और एक है सामाजिक कल्याण भूगोल, जिसमें समाज के कल्याण हेतु जैसे हो गया गरीबी हो गया, कोई व्यक्ति शिक्षा तक नहीं पहुंचा उसको शिक्षा तक पहुंचाना, इन सभी के बारे में सामाजिक कल्याण भूगोल में अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल में आप समाज में कैसा किसका रहन सहन खान पान के बारे में सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। और चिकित्सा भूगोल का सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र जो पूर्ण रूप से समाज में सेवा करता है, इनके बारे में पढ़ाया जाता है चिकित्सा भूगोल में। लिंग भूगोल और मेल फीमेल के बारे में किस में? लिंग भूगोल में पढ़ाया जाता है। फिर छठा ऐतिहासिक भूगोल, जैसे कि जो भी भौतिक संसाधन है उसमें समय समय पर क्या बदलाव होता रहता है, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, उसमें क्या समय समय पर बदलाव होते रहता है, उसमें ऐतिहासिक भूगोल में इसे पढ़ाया जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलवादी या रेडिकल विचारधारा से आप क्या समझते हैं। ये आपका VVI क्वेश्चन है, एक बार 2 बार एग्जाम में आया है कि मूलवादी या रेडिकल विचारधारा से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर है कि यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है। किसके? मार्क्सवादी, यानी कि कार्ल मार्क्स के नाम सुने होंगे, उसी के सिद्धांत पर ना ये विचारधारा निर्धारित है। किस पर? मार्क्सवादी पर। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीबी, भूखमरी, बीमारी, जाति भेद, रंग भेद आदि मानवीय समस्या को समाप्त करना, यानी कि एक मूलवादी या रेडिकल विचारधारा का ना मेन उद्देश्य यही कि जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति भूखमरी यानी कि जो व्यक्ति खाना नहीं खा रहा है, भूखमरी पैसे के कारण उनके बीमारी हो रहा है और उनका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है, जो जाति भेद होता है कि एक ब्राह्मण है, ये यादव है, ये क्षत्रिय है, इन सब में जो जाति भेद होता है उसका, रंग भेद यानी कोई गोरा है, कल्ला है, सबला है, इन सब का ना भेद
भेदभाव बहुत किया जाता है मानव की समाज में, मानवीय समाज में। तो वही आदि मानवीय समस्याओं को समाप्त करना, यानी गरीबी, भूखमरी, बीमारी, जाति भेद, रंग भेद, ये सब जो हो रहा है ना, उसी को समाप्त करना इस अमूलवादी विचारधारा का मेन उद्देश्य है। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप लिखिए। तो इस विचारधारा का दूसरा नाम रुको और जाओ निश्चयवाद है। जो नव निश्चयवाद है उसका दूसरा नाम क्या है? नव निश्चयवाद का दूसरा नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद भी है। इस विचारधारा का प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादक किसे? ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। यानी कि ये नव निश्चयवाद का ना, नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। यह विचारधारा है ना, जो संभववाद विचारधारा और नियतिवाद विचारधारा के न बीच के, यानी कि मध्य के भाग प्रस्तुत करता है। जैसे कि नियतिवाद विचारधारा में क्या होता है कि पूर्ण रूप से आपको प्रकृति पर ही निर्भर रहना है और मानव का वो सारी क्रियाकलाप जो प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है। और संभववाद विचारधारा में क्या होता है कि आप प्रकृति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कुछ भी बदलाव करने के लिए। तो इन्हीं बीच के न मार्ग को नव निश्चयवाद, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है, वही इस मार्ग को प्रस्तुत करता है। यानी कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर भी नहीं निर्भर है। यानी कि इसका मतलब है जो बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है उसका यही मतलब है कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर भी निर्भर नहीं रहे, कि वो उनका सभी क्रियाकलाप प्रकृति पर भी निर्भर न रहे और न मानव प्राकृतिक संसाधनों का इतना प्रयोग कर ले कि हमारे आने वाले पीढ़ी यानी कि जनरेशन को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, बल्कि प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए मानव का विकास करने। ये विचारधारा ये कहता है कि आपको पूर्ण रूप से प्रकृति पर भी निर्भर नहीं रहना है और न ही प्राकृतिक संसाधन का इतना प्रयोग कर लीजिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी यानी कि हमारे आने वाला जनरेशन को ना किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़े। जैसे कि अभी औद्योगिकी हो रहा है जिसके कारण इतना प्रदूषण फैल रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। तो ये किसके आने वाले समस्या, जो आने वाला पीढ़िया है ना उसको तो ये समस्या करना पड़ेगा। तो वही विचारधारा इसमें प्रस्तुत करता है कि ऐसा मानव न विकास करे कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ना किसी भी प्रकार की समस्या नहीं करना पड़े और प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए मानव अपना विकास करे। नव निश्चयवाद यानी रुको और जाओ निश्चयवाद का ये संकल्प है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी कि निश्चयवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा के ना बीच में क्या अंतर, उसको आपको स्पष्ट करना है। तो निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा में निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट किया गया है। एक में आपको निश्चयवाद विचारधारा, चलिए निश्चयवाद विचारधारा, यह विचारधारा का प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। किसे? फ्रेडरिक रेटजेल को, जो मानव भूगोल का पिता या जनक है। और जो ये संभववाद विचारधारा, ये विचारधारा का प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। और ये निश्चयवाद विचारधारा का, यह विचारधारा प्रकृति घटक को महत्वपूर्ण मानता है। जो निश्चयवाद विचारधारा है ना इसमें प्रकृति घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है और संभववाद विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। और निश्चयवाद विचारधारा ये मानव का प्रकृतिकरण की ओर संकेत करता है। यानी कि मानव का वो सारी क्रियाकलाप जो प्रकृति पर निर्भर रहता है उसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। और ये विचारधारा प्रकृति का मानवीयकरण की ओर संकेत करता है। यानी कि मानव को पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर नहीं रहना है, यानी कि प्रकृति पर ही मानव अपना नियंत्रण बनाए रहता है, उसी को प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। तो इस दुनिया में आपको इस प्रकार से अंतर स्पष्ट हो गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि प्रकृति का मानवीयकरण से आप क्या समझते हैं। इसका एक लाइन में हम उत्तर दे तो ये होता है कि मानव का वो सारी क्रियाकलाप जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर नहीं निर्भर हो, बल्कि मानव पूर्ण रूप से न प्रकृति को ही नियंत्रण करे, इसी प्रक्रिया को न प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो प्रकृति का मानवीयकरण है ना, इसका मतलब यह होता है कि मानव अपना नियंत्रण प्रकृति पर कर लेता है। यानी कि मानव न अपना नियंत्रण किस पर? प्रकृति पर कर लेता है। यानी कि मानव प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रकृति के सभी संसाधनों का प्रयोग करके जीवन को सुविधापूर्ण बना लेता है। यानी कि ना मानव है ना जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से ना प्रकृति के वो सारी संसाधन का प्रयोग करके अपना जीवन को क्या सुविधापूर्ण बना लेता है। यानी कि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता और प्रकृति को पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहता। यानी वही कि प्रकृति पर ना मानव पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहता है। इसी प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब होता है कि प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब यह होता है कि मानव का वो सारी क्रियाकलाप जो पूर्ण रूप से किस पर प्रकृति पर निर्भर नहीं हो बल्कि मानव ही प्रकृति पर नियंत्रण करे, उसी को ना प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। अब इस चैप्टर का द एंड हुआ। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था उन सभी को हम कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, रिप्लाई जरूर दूंगा। इस चैनल पर आपको आर्ट्स के सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना एक भी पैसा आपसे लिए हुए। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप हमारे लिए सिर्फ एक छोटा सा काम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।